अनुभव को तो फिर 5-6 घंटा चाहिए। तो 2-4 सिलेक्टेड अनुभव सुना देता हूँ। हम सब बाबा के बच्चे। हमने बाबा को नहीं ढूंढा है, बाबा ने हमको ढूंढा है। कहाँ कहाँ से ढूंढा है, और जब ढूंढा है तो उसका वायदा है क्या कि मैं जो हूँ और जैसा हूँ उस रूप से अगर मेरे साथ संबंध रखोगे तो फिर तुम जो हो और जैसे हो उस रूप से मैं तुमको पढ़ाऊंगा भी और पिछले पापों से छुड़ाऊंगा भी और फिर साथ लेके जाऊंगा भी और फिर सतयुग में भेजूंगा भी। ये छोटा वायदा नहीं है, क्योंकि वो पिता है। तो पिता को अपने बच्चों को अपना इनहेरिटेंस देना ही है। पिता की क्या इच्छा होती है दुनिया में कि अपने बच्चों को अपना सब कुछ देकर अपने से भी बड़ा बनाओ। तो बाबा कहते हैं मैं भी पिता हूँ, मालिक हूँ। तो मालिक की मलकियत क्या होती है? इनहेरिटेंस। और बाबा की इनहेरिटेंस है सतयुग। तो खुद तो सतयुग में जाता नहीं, हम लोगों को तैयार करके सजाकर जो ससुराल होता है उसमें सब जेवर वगैरह मिलते हैं, है ना। तो बाबा कहता है कि आत्माओं का ससुराल है सतयुग, मैं हूँ पिता। तो जैसे दुनिया में भी पिता ससुराल में नहीं जाता कन्या के, बाबा भी सतयुग में नहीं आता। इसलिए बाबा कहता है मेरे न आने के कारण ये रस्म चली हुई है। तो मैं आपको जब ले लिया तो आपका सारा ध्यान मैं रखता हूँ। इसीलिए मैं आपको अनुभव सुना रहा हूँ कि कैसे ये बात सिद्ध होती है। जब हम बाबा के पास गए थे शुरू में, तो वो वर्ष था 1953। अब सोचो कितने साल हो गए होंगे, हैं? कईयों का तो उस समय जन्म भी नहीं हुआ होगा। तो उस वक़्त बाबा के पास मेरा एक छोटा भाई था, 2 वर्ष छोटा, माय मदर और पिताजी ये बाबा के पास गए। तो जब हम बाबा के सामने खड़े हुए, मैं कट करके सुना रहा हूँ, तो बाबा ने पूछा, मेरे पिताजी ने पहले कहा कि बाबा मैं सारा ज्ञान सुन लिया है, मैं अपना जो भी मेरा जॉब है काम छोड़कर आपका बच्चा बनना चाहता हूँ। क्योंकि हर वक्त 24 घंटे कहीं भी जाएंगे, बस स्टॉप पे, ट्रेन में बाबा का परिचय देते रहेंगे। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम्हारा परिवार है तो परिवार की तुमको पालना करनी है ज्ञान के अनुसार, इसलिए तुमको ये गृहस्थ व्यवहार में रहते ही सेवा करनी। बाबा कहेगा ठीक है। मेरी माता जी जो थी उसको बाबा ने कहा कि वैसे तुम नष्टो मोहा हो, घर हम, क्योंकि हमारे घर में सेंटर भी था, लेकिन फिर भी और अधिक नष्टो मोहा बनाने के लिए तुमको किसी तीर्थ स्थान पे, उस समय किसी भी तीर्थ स्थान पे सेंटर नहीं था, ये तुम्हारा पति सेंटर बना देगा, उधर तुमको सेवा करनी है।
तो इसलिए दिल्ली के पास एक मथुरा है, सब जानते हैं, कृष्ण की मथुरा घूमी जाती है। वहाँ पर मेरे पिताजी ने उसको सेंटर खोल दिया और वो अपने प्राण त्यागने तक वहीं रही। हम भी कहते थे माता जी अब आप बुजुर्ग हो गए हो, हमारे पास आ जाओ। नहीं, बाबा ने मुझे यहाँ रखा। जो मैं था, मेरे को बाबा ने पूछा तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा बाबा मैं लॉ पढ़ रहा हूँ और चार्टर्ड अकाउंटेंसी की ट्रेनिंग ले रहा हूँ। तो बाबा ने कहा ठीक है, तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। मेरा छोटा भाई 2 वर्ष छोटा था, कॉलेज में पढ़ता था। उसको पूछा, वो बोला मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ 12वीं क्लास में। बाबा ने कहा तुम पढ़ाई छोड़कर ईश्वरी सेवा में लगो। अब हर एक को अलग अलग बाबा ने राय दिया। अच्छा, बाद में अब हम देखते हैं कि मेरा छोटा भाई जो था उसके बाद केवल 3 वर्ष जिंदा रहा, शरीर में रहा, और 3 वर्षों में उसने उस समय जो बहुत इम्पोर्टेंट सेवा होती थी, दिल्ली में जगह ढूंढना, मकान ढूंढना, वो सब उसने किया। तो मतलब कि बाबा को इन एडवांस पता था कि ये आत्मा 3 वर्ष इस बॉडी में रहने वाली है, इससे काम करा। और मेरा पता था कि 2017 तक भी ये रहने वाला है। इसलिए मुझे बोला तू पढ़ाई पूरी कर लो। तो ये बाबा को मतलब एडवांस पता रहता। अच्छा, अब जब मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी पास किया तो नॉर्मली लोग अपना ऑफिस खोलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इनकम टैक्स ऐसे ऐसे करते हैं। मैंने भी दिल्ली के बहुत बेस्ट जो इंडस्ट्रियल एरिया था वहाँ पर ऑफिस लिया, होटल में। और होटल में क्या होता है कि आपको बस किराया देना है, फ़ोन भी मिलेगा, पीएन भी मिलेगा। तो लिया और 8-9 महीना प्रैक्टिस किया। मैं माउंट आबू गया तो बाबा ने पहला प्रश्न पूछा, तुमने पास कर लिया? मैंने कहा हाँ बाबा। क्या कर रहे हो? तो जैसे बच्चा होता है ना, सीना तान के बड़ी खुशी से बताता है। मैंने कहा बाबा मैंने ऑफिस लिया है, बहुत अच्छे एरिया में लिया है। तो बाबा ने बोला थोड़ा नज़दीक आ जाओ। तो मैं नज़दीक चला गया। बाबा का आप जानते हैं, बाबा ब्रह्मा बाबा, उसका शरीर तांबे जैसा था, चमकीला, ऐसा पावरफुल था कि उसको देखते ही हर आत्मा और बुजुर्ग थे हमारे लिए। तो फिर बाबा ने बोला देखो बच्चा, ये जो प्रैक्टिस होती है ना, इसमें झूठ बोलना पड़ता है। तो तुम कोई सरकारी नौकरी कर लो, वहाँ अपना सुबह गए शाम को आ गए, झूठ छाट नहीं बोलना पड़ता, गवर्नमेंट का जॉब कर लो। अच्छा, मैंने उसी समय मन में धार लिया कि मैंने अपने ऑफिस में नहीं जाना दिल्ली जाके, और अखबार पढ़ना है, जो भी जॉब दिखेगा उसमें अप्लाई कर देना है। तो मैं ऑफिस में नहीं गया, अपने छोटे भाई को कहा सब फर्नीचर वगैरह ले आओ, एक सेंटर खुला था, दूसरा वहाँ दे दो। और खुद पहली बार लाइफ में मैंने वो न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ा कि वहाँ जॉब कहाँ होती है। मुझे कुछ पता नहीं जॉब क्या होती है। अच्छा, तो जो पहला पढ़ा ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का जॉब है, वो मेरे दिल्ली से दूर था, भाखड़ा नंगल था एक पंजाब में। वहाँ एक नई फर्टिलाइज़र की फैक्ट्री लग रही थी। तो मैंने जैसे यहाँ नागार्जुना की है ना वैसे, तो मैंने हाथ से लिखकर एप्लीकेशन दे दिया। मुझे पता ही नहीं था टाइप कराना होता है, दे दिया। क्योंकि बाबा पीछे था तो मेरे को इंटरव्यू आ गया। अच्छा, पहली बार मैं अपने घर से बाहर कहीं दूसरे शहर में इंटरव्यू देने निकला। तो जब मैं ट्रेन में बैठा तो वो ट्रेन वहीं जाके रुकती थी। तो उसमें 8 लड़के थे जो उसी इंटरव्यू के लिए जा रहे थे। अच्छा, क्योंकि गवर्नमेंट किराया देती है तो उस डब्बे में किराया मिलता है, तो उसमें हम बैठे थे। वो 8 के सब लड़के बड़े स्मार्ट थे, इंग्लिश बोल रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और मैं कोने में दुबक कर
ऐसे बैठा था। ये नहीं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, बोलनी नहीं आती थी। पंजाबी लोगों को इंग्लिश बोलनी मुश्किल होती है, लिख सकते हैं। तो मैंने सोचा, वो आपस में कर रहे हैं ये वो, मैंने सोचा अगर ये जा रहे हैं तो मेरी छुट्टी है, मैं वहाँ, मुझे जॉब वॉब नहीं मिलना। अच्छा खैर चले गया। अब गया तो वहाँ तो कंपनी थी नहीं, ग्राउंड था, अभी बननी थी। तो एक जगह उन्होंने इंटरव्यू लिया, मुझे नहीं पता बाकी से क्या किया। जब मेरी टर्न आई तो उन्होंने मेरे से 5 सवाल पूछे। क्योंकि मैं प्रैक्टिस वगैरह करता रहा था, ब्रह्मा कुमारों को भी इंटरेस्ट नहीं होता पढ़ाई में ज़्यादा, वैसे बाबा पास करवा देता, तो मेरे को पता ही नहीं था। तो उन्होंने जैसे अकाउंटेंसी के सवाल पूछे तो 4 प्रश्न पूछे, चारों में मैंने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं भूल गया हूँ, मुझे याद नहीं। तो चारों बार उन्होंने ऐसे सिर हिलाया। 5-6 इंटरव्यू करने वाले थे। लास्ट में पूछा आप क्या तनख्वाह लेंगे, सैलरी क्या लेंगे। अब मुझे कुछ पता ही नहीं, सैलरी क्या होती है, पे स्केल क्या होता है, इनकी कुछ पता नहीं। तो मैंने कहा जी जो आप दे देंगे। अच्छा, तो सिर्फ मुझे रख लिया, बाकी किसी को नहीं रखा। अब जब मैं गया ज्वाइन किया, किसी ने कहा शनिवार को ज्वाइन कर लो, संडे की भी तनख्वाह मिल जाएगी। मैंने ज्वाइन किया। वहाँ मैंने पूछा कि भाई मैं तो खुद जानता था ये सब होशियार लड़के थे, क्या हुआ। उन्होंने बोला ये सरकारी कंपनी है गवर्नमेंट की, इनका रूल है कि यंग पर्सन को रखना है और मिनिमम तनख्वाह पे रखना है, इंक्रीमेंट नहीं देना। नई नई कंपनी है और ये सारे लड़के दिल्ली के थे, तो ये होशियार थे, किसी का जॉब लगा हुआ था। कोई कहे शहर की हैदराबाद की लड़की को किसी गांव में तेरी शादी कर दे तो उसको अच्छा नहीं लगता। वो बोला गांव में हम ग्राउंड में आके जॉब करेंगे, कोई ज़्यादा देगा तभी करेंगे। तो उन सब ने एडवांस इंक्रीमेंट मांगे थे, तो उनका रूल था कि नहीं देना। तो मैं अंदर आ गया फैक्ट्री। अब देखो आगे क्या हुआ। उनको भी 8 चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए थे, उनकी बहुत बड़ी कंपनी थी। उन्होंने 2 महीने के बाद री एडवर्टाइज किया और पे को ऊपर बढ़ा के 1.5 गुना करके मिनिमम में ला के एडवर्टाइज किया। अब क्योंकि उन्होंने पे बढ़ाई तो मेरी तो आप ही बढ़ गई क्योंकि मैं अंदर था। अच्छा, और वो फिर दूसरे लोग आए तो बाबा ने क्या किया, पहले पे कम करा के मुझे अंदर करवा दिया, फिर मेरी पे भी बढ़वा दिया। अब बताओ ये कौन कर सकता। तो मैं तो साफ साफ देखता रहा, बिल्कुल मैं इनोसेंट सा था। अच्छा, फिर ये होता रहा। बीच में भी 17 ईयर मैंने वहाँ जॉब किया। तो 17 ईयर में कई बार पहले उन्होंने जब बढ़ गई कंपनी तो उन्होंने और ऊपर का पोस्ट देना होता है। तो कंपनी की 8 कंपनियां थी, सिर्फ वहाँ नहीं थी, ट्रॉम्बे में थी, असम में थी, इधर रामागुंडम में, कई जगह उनकी कंपनी थी। तो जब बढ़ाते थे तो सबके बुलाते थे लड़के। तो उन्होंने एक बार इंटरव्यू किया, दिल्ली में हुआ और सबके लड़के बुलाए। अब मैं फिर वही, मेरी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी, लेकिन इंटरव्यू मैंने तो ध्यान ही नहीं देना। आप हैरान होंगे कि 17 ईयर में 12 ईयर मैं फैक्ट्री के अंदर ही नहीं गया। ऐसा कोई होगा एम्प्लॉय जो 17 साल में 12 साल उस फैक्ट्री में ही ना जाए, क्योंकि हमारा ऑफिस बाहर था, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, अपना काम किया, आ गए। अच्छा, तो मेरे से वो पूछें कौन सी फर्टिलाइज़र बनती है, कितनी बनती है, क्या है, कुछ पता नहीं। तो मेरे को लगा कि इंटरव्यू मेरा ठीक नहीं हुआ और होगा क्या कि मेरा कोई जूनियर या बराबर का मेरा बॉस बन जाएगा, क्योंकि किसी को भी रख देंगे वो। तो मैं दिल्ली में अपने घर में आया तो पिताजी ने कहा भोजन करो। तो मैंने कहा नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। बोले क्यों? मैंने कहा मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं है। बोले बाबा बैठा है ना,
तो मैंने कहा बाबा ये थोड़ी कहता है कि मेरी तुम्हें निरादर कराओ, हैं मेरा अच्छा। बोले नहीं नहीं तुम खाओ ठीक हो जाएगा। तो उस वक़्त क्योंकि मेरे को ऐसा फील हो रहा था, अच्छा नहीं हुआ, तो मैंने खा लिया। लेकिन अब मैं दिन गिनने लगा कि उसका रिज़ल्ट कब आएगा। तो 5-6 दिन बाद उसका रिज़ल्ट आया, और रिज़ल्ट ये आया कि वो इंटरव्यू क्रैश कर दिया गया है, उसको कैंसिल कर दिया गया है। उसका जो बोर्ड बनना था उसके मेंबरों में से कुछ तरीके से नहीं किया था, तो इंटरव्यू ख़त्म ही हो गया, तो मैं बच गया। अच्छा, फिर उसके बाद एक नया रूल निकला कि बिल्कुल टॉप की 2 पोजीशन को छोड़कर इंटरव्यू लेना ही नहीं, उसका रिकॉर्ड देखो, उसको प्रमोशन दे दो। अच्छा, तो कई साल मेरे को बीच में प्रमोशन मिलते रहे, और रिकॉर्ड देखकर फिर क्या होता था, जिसको वो प्रमोशन देते थे उसको कहते थे अब तू नई कंपनी में जा, क्योंकि अनुभव ही है ना, तो जो नई खुली है वहाँ ट्रांसफर करेंगे। अच्छा, तो मैं तो जाता नहीं था, तो कई बार मैं प्रमोशन छोड़ दी। मैंने बाबा से पूछा, बाबा मुझे बोलते हैं आसाम में जाओ, आसाम में सेंटर भी नहीं है, रामागुंडम में मुझे भेज रहे हैं। बाबा बोला, बाबा आबू से पार जाता है क्या, है वहाँ इतने इतने मच्छर होते हैं, बहुत बारिश होती है, तुम नहीं जाना। अब बाबा को जैसे बाबा ने देखा हुआ, तो मैं नहीं जाता था, मैं प्रमोशन छोड़ देता था। अच्छा, ऐसे होता रहा, कभी मिल जाती थी। तो जब 17 वर्ष हो गए तो अचानक दिल्ली में ब्रह्मा कुमारीज ने पहला अपना प्रॉपर्टी ली, मकान लिया। तब तक बाबा यही कहता था, तुमको क्या करना है, सेवा करनी है, कभी किराए के मकान में सेवा करो, प्रॉपर्टी लिया ही नहीं करो। माउंट आबू भी हमारा किराए पर ही होता था पहले। तो हुआ क्या, एक बार माउंट आबू में गवर्नमेंट ने, वो बॉम्बे होता था, ग्रेटर बॉम्बे, उसमें से गुजरात बना दिया, राजस्थान बना दिया। तो राजस्थान वालों ने हमारे ही स्थान को अपना सर्किट हाउस बना दिया माउंट आबू का, जो हमारा किराए का था। तो छोड़ना पड़ा, तो गवर्नमेंट ने नोटिस दिया 1 महीने के अंदर खाली कर दो। तो इतना बड़ा हमारा आश्रम, तो हमारे जगदीश भाई थे ना, बड़े भाई, वो गए वहाँ, राजस्थान की असेंबली में हो रही थी, वहाँ चले गए। अब बोला कि हमें 3 महीने दीजिए, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा आश्रम हम चेंज करेंगे। फिर हमने ये जो आजकल है पांडव भवन, तो किसी राजा का था, वहाँ सब राजाओं की ही बिल्डिंग है, तो टूटा फूटा लेकर के वह शिफ्ट किया। तो पहली बिल्डिंग ब्रह्मा कुमारीज ने जो अपनी ली वो माउंट आबू की, बाकी सब जगह किराए पर। अब क्या हुआ कि दिल्ली में सेवा बहुत बढ़ गई थी, और सारा माउंट आबू का सामान वगैरह दिल्ली से ही जाता था। तो जब हम किराए पर लेते थे, हमने म्यूज़ियम बनाया, मान लो मालिक मकान अगले साल कहेगा 25% बढ़ा दो, बढ़ा दिया, लेकिन किराए इतने जंप हो गए कि मालिक मकानों ने कहना शुरू किया छोड़ दो। किराया इतना हो गया जो मकान की कॉस्ट इतना। तो इसलिए सब ने मिलकर फैसला किया सारे इंडिया से, ये दिल्ली में एक अपनी बिल्डिंग ले लो। तो पहली बिल्डिंग जिसमें हम रहते हैं पांडव भवन, वो एक हॉस्पिटल था, मूलचंद हॉस्पिटल। उन्होंने अपनी बिल्डिंग बनाई थी, उनका खाली पड़ा था। तो 3.25 लाख 3.75 लाख ओनली उसमें वो लेना था। 3.25 लाख भी नहीं थे, सारे इंडिया से इकट्ठे किया, वो बिल्डिंग लिया। तो मुझे कहा, क्योंकि मैं दिल्ली का रहने वाला था, दादियों ने कि भाई बाबा व्यक्त हो गया था 70, भाई तुम अपनी नौकरी छोड़ करके, नहीं नौकरी करते हुए हेडक्वार्टर उसका दिल्ली में था, वहाँ चले जाओ, क्योंकि पांडव भवन में एक भाई चाहिए। ब्रह्मा कुमारी नॉर्मली भाइयों को सरेंडर नहीं कराते थे जब तक कोई खास काम ना हो। अच्छा, मैंने बोला ऐसा है बहनों को, दादियों को कि तो आपका पांडव भवन इस तरफ है दिल्ली के, और मेरी जो कंपनी का हेडक्वार्टर है वो उस तरफ है। तो अगर मैं चला गया जॉब करते हुए तो क्या होगा कि सुबह मैं जाऊंगा, वो हेडक्वार्टर है यहाँ, तो मैं 17 साल से साइन कर दिया, चलता है।
वहाँ तो सबके प्रॉब्लम आएंगे, सॉल्व करूँगा, छुट्टी भी नहीं ले पाऊँगा। वहाँ रात को थका हुआ आऊँगा, आके स्नान किया, खाना खाया, सुबह क्लास किया गया, मैं आपके किस काम का। तो आप कहें तो मैं छोड़ देता हूँ। बाबा ने नहीं कहा छोड़ो, मेरे से कहलवाया, आप कहें तो मैंने कहा छोड़ देता हूँ। उन्होंने कहा जैसी तुम्हारी मर्जी। तो मैं माउंट आबू से चला दिल्ली वापस, ये सोचकर अपने शहर वापस कि मुझे जॉब से रिज़ाइन करना। जब मैं पहुंचा तो ड्रामा अनुसार आपके घर में डाक पड़ी होती ना, जब आप बाहर जाते लॉक करके, तो डाक पड़ी थी। तो डाक में मेरी ही कंपनी में जो ऊपर की जॉब थी उसका इंटरव्यू था, उसका, क्योंकि अब इंटरव्यू वाली स्टेज आ गई, तो उसका इंटरव्यू था और लिखा हुआ कि आपको इंटरव्यू करना है। मैं जॉब छोड़ने के लिए आ रहा हूँ और वहाँ इंटरव्यू पड़ा है। फिर हमारे पास मोहिनी बहन रहती थी, आपने आबू में मोहिनी बहन देखी होगी, जिसका अभी 3-4 महीने पहले शरीर छूटा है। वो बहुत अच्छी संदेशी थी। तो मैंने कहा बहन जी आप बाबा के पास जाओ और पूछो, यूँ तो मैं रिज़ाइन करने वाला हूँ, फिर भी श्रीमत पूछो कि मुझे ये जॉब इंटरव्यू करना है या नहीं करना, करने का तो कोई फ़ायदा नहीं, मैंने छोड़ना है। तो वो संदेशा लाई कि बाबा कहता है इंटरव्यू करना। अच्छा, अब मैंने सोचा क्यों करना है, कि जब मैंने छोड़ना ही है तो मेरी समझ में नहीं आया, बाबा से फिर पूछ के आओ प्लीज़। वो फिर बाबा के पास गई तो बाबा बोले कि देखो उसको समझाओ कि जब वो छोड़ भी देगा तो लोग पूछेंगे इसकी लास्ट पोस्ट क्या थी। जैसे भाई साहब कर्नल है ना, रिटायर्ड फुल, तो इसकी लास्ट पोस्ट पूछी जाएगी। अगर इसकी लास्ट पोस्ट बेटर होगी वो भी सेवा करेगी। अब बताओ, मेरे किसी को ये तो दिमाग में नहीं आ सकता। मैंने कहा ठीक है, बाबा कहते हैं तो मैं जाता हूँ। तो दिल्ली में इंटरव्यू था, बहुत बड़ा बोर्ड था क्योंकि बहुत हाई पोस्ट थी, उसमें यूपीएससी का, फलाना मिनिस्ट्री का, ये वो, हमारे 2 कंपनियों के जनरल मैनेजर, फाइनेंस, बहुत बड़ा बोर्ड था। तो सबसे पहले मुझे ही बुलाया गया। आपको पता है सबसे पहले जिसको बुलाया जाता है वो ज़रा फ्रेश होते हैं, खूब सवाल पूछते हैं। मेरे को तो कोई था नहीं, तो बाबा ने कहा इंटरव्यू देना। अच्छा, मैं गया तो पहला प्रश्न ये किया गया कि हम देख रहे हैं कि अब तक आपने वो फैक्ट्री नहीं छोड़ी, दूसरी जगह नहीं गए, अब अगर हम आपको ये जॉब देंगे तो आपको कंपल्सरीली दूसरी जगह जाना पड़ेगा। मैंने कहा जी देखिए, मेरी सिचुएशन तो सेम है, सबको पता है मेरे घर में ब्रह्मा कुमारी सेंटर चलता है और वहाँ कोई प्राइवेट जगह है नहीं, तो इसलिए मेरे तो हालात सेम है, यानी मैंने एक्सेप्ट नहीं किया मैं दूसरी जगह जाना। अच्छा, इतने में उनको जो चेयरमैन था एक फ़ोन आ गया मिनिस्टर का, तो उन्होंने कहा मिनिस्टर आपको बुला रहे हैं। वो जो चेयरमैन था तो उसने कहा मुझे मिनिस्टर बुला रहा है। तो बोले, बाकी बोले इंटरव्यू का क्या करना है? बोला करते रहो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा, अब वो चले गया तो सब रिलैक्स हो गए। अब वो देखिए क्या प्रश्न पूछते हैं। तो अच्छा बोले आपकी हॉबीज़ क्या हैं, मुझे पूछते हैं। इंटरव्यू है डिप्टी फाइनेंस मैनेजर, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मैं क्या बोलूं? मैंने कहा स्पिरिचुअल स्टडी। अच्छा, बोले आपने गीता पढ़ी है? तो मैंने केवल अपनी लाइफ में गीता ही पढ़ी थी और कोई शास्त्र में पढ़ा नहीं, वो भी हिंदी ट्रांसलेशन। क्योंकि जब हमने डिग्री ली थी बीकॉम की, तो एक हमारे प्रोफेसर होते थे धार्मिक, शांडिल्या जी, उन्होंने किसी सेठ को कहकर सब बच्चों को डिग्री के साथ एक हिंदी संस्कृत ट्रांसलेशन का गीता दिया था। तो मैं तो हिंदी भी नहीं जानता था, तो उर्दू में मैंने उसके बाहर इंडेक्स बना के लिखा हुआ था ज्ञान के हिसाब से, सर्वव्यापी ने यहाँ लिखा है, साधुओं का सब मैंने लिख रखा है, वो मुझे याद भी था। तो बोले, मैंने कहा हाँ जी गीता पढ़ी है। बोले गीता का सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक क्या है? अब मुझे तो संस्कृत आती नहीं,
और मुझे अंदर से पता है कि वो लोग जो मानते हैं, पता नहीं होता है धर्म में कौशलों कुछ ऐसा होता है, योग से सिद्धि होती है, LIC के उसमें लिखा होता है वो, पर मुझे आता नहीं। तो मैंने बोला टू मी इट इज़ मन मना भव मध्य जीव, जो मुझे आता है। अच्छा, तो उन्होंने फिर ऐसे सिर लाया, नहीं मैंने कहा देखो, मैंने कहा टू बी, भगवान कह रहा है मुझे याद करो। अब भगवान कौन है अगर यही पता नहीं तो याद किसको करेंगे? श्री कृष्ण जी का तो शरीर है, शरीर थोड़ी भगवान होता है, आत्मा होगी। तो इसलिए भगवान कहता है मुझे याद करो, तो पहले सेटल होना चाहिए भगवान कौन है। अब उनके क्या पल्ले पड़े, उन्होंने फिर सिर हिलाया। अच्छा, पहली बारी भी 4 सिर हिलाए थे नेगेटिव, अब के भी 4 ही हिलाए। फिर बोले अच्छा, हम आपको गीता के अनुसार प्रैक्टिकल प्रश्न पूछते हैं। मैंने कहा पूछो। तो बोले आप एक देख रहे हैं, एक व्यक्ति जा रहा है, दूसरा उसके पीछे छुरा लेकर उसको मारने जा रहा है, तो आप क्या करोगे गीता के अनुसार? मैंने बोला कि वैसे तो मैं अपनी मौत से नहीं डरता, पर मैं लॉ अपने हाथ में नहीं लेता, इसलिए मैं किसी पुलिस वगैरह वाले को ढूंढूंगा कि। तो उन्होंने फिर सिर हिलाया। फिर एक बोला अगर जिसको वो मारने जा रहा है वो आपका सगा भाई है, फिर आप क्या करोगे? अब देखो इंटरव्यू कौन सा है, क्वेश्चन कौन सा। तो मैंने कहा जी भाई है, कर्मों के हिसाब से है, तो मेरी ड्यूटी ज़्यादा बनती है, तो मैं देखूंगा मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने गोल मोल जवाब दिया। तो दूसरे ने बोला 9 मिनट हो गए, अब इनको जाने दो। अच्छा, तो उन्होंने कहा अच्छा आप जाइए। आई वॉज सिलेक्टेड एंड आई रिजाइंड। इस तरह से बाबा ने दिलवाई, बाबा ने छुड़वाई। तो ये है इसका, आप समझ सकते हैं कि बाबा कितना आपका मदद करता है। अच्छा, छोड़ दी। अब हम आ गए दिल्ली में। अब देखिए कि अनेक काम बाबा के यज्ञ के होते हैं, अनेक काम, और सारे के सारे काम में हमको एक निश्चय है, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, पर बाबा का काम ना रुका है ना रुकेगा, ये दिल में निश्चय है। अब दिल्ली में गए। अब हमको एक लैंड लेना था जो ऐसे एरिया में है दिल्ली के जहाँ अथॉरिटी जो DDA है वो देती ही नहीं। अच्छा, तो बहनों ने कहा कि इस जगह लैंड लेना है, क्योंकि उसका जो सेंटर था उसका मालिक एक वकील था और बहुत अच्छा सेंटर न्यू दिल्ली में था, तो वो चाहता था इसको छोड़ दे। तो हमने कहा था कि हम मिलेगा तो छोड़ेंगे, उसने किराया लेना भी बंद किया हुआ था, लैंड लेना है। तो लंबी स्टोरी को शॉर्ट करते हुए आप देखिए कि हम DDA में गए, उन्होंने कहा इस एरिया में कोई लैंड है ही नहीं। अच्छा, तो अचानक क्या हुआ, वहाँ से बाहर निकल रहे थे, मेरे साथ एक बहन जी होती है, हमेशा मैं बहनों के बगैर कहीं नहीं जाता। तो एक लेडी थी, बहुत अच्छी मशहूर है वो। तो उसने बहन जी से पूछा आप यहाँ किस लिए आए हैं? उसने कहा लैंड लेना है। ये कहते हैं लैंड नहीं है। कहती मेरे घर आना। हम उसके घर गए, बहुत मशहूर थी वो। अब उसको लैंड मिला था, उसने बताया कि इस नंबर का लैंड मुझे मिला है और इसके साथ का खाली है, तो आप अप्लाई कर दो। अच्छा, उसने बताया, हमने अप्लाई कर दिया। तो फिर हम उसको अथॉरिटी थी लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसके पास गए। उसने बोला मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर हूँ, जब तक आप रिश्वत नहीं दोगे वहाँ आपको लैंड नहीं मिलेगा। मैं आपको खुद कह रहा हूँ, मैं उसका हेड हूँ। अच्छा, हमने सुना, हमने कहा जी हम तो देते नहीं रिश्वत। फिर हम उस लेडी के पास गए, उसने कहा मैंने तो 25 लाख रिश्वत दिया है तभी मुझे ये मिला है, आपको भी देना पड़ेगा। हमने कहा हम तो देते नहीं। फिर हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से चिट्ठी लिखवाई, चीफ जस्टिस से चिट्ठी लिखवाई कि मैं इनके चीफ जस्टिस MH बेग होते थे, मैं इनके सेंटर पे जाता हूँ, अगर
दूर हो गया सेंटर तो मैं नहीं जा सकूंगा, बहुत सारों ने लिखी। तो अब उनके ऊपर प्रेशर पड़ गया कि इनको देना है और पैसा भी नहीं लेना। तो उन्होंने क्या किया कि 2 प्लॉट थे 1000 यार्ड के, उसके 3 कर दिए, हमें 666 मीटर दे दिया और बाकी 2 से रिश्वत ले लिया। तो नतीजा क्या हुआ, हमारा चौड़ाई कम हो गया, लंबा हो गया, पर हमने रिश्वत नहीं दिया। हमने कहा अगर बेसिस फाउंडेशन रिश्वत को बनाएंगे तो ईश्वरी सेवा नहीं हो सकती। यार वहाँ सेंटर बन गया। इस प्रकार से कई बार ऐसा हुआ है कि हमको बहुत मदद मिली। अब हम आ गए ORC में, कितना टाइम हुआ है? हाँ हाँ, अभी कितना हो चुका है? 11:45। अच्छा ठीक है। तो अब हम आ गए दिल्ली में, ORC में नया ORC लिया गया तो नक्शा देखा गया, वहाँ कोई कंसोलिडेटेड लैंड मिलता नहीं, हमको ज़्यादा चाहिए था। तो कम से कम 50 जगह हमने जाके लैंड देखा, इस सड़क पे उस सड़क पे दिल्ली के बाहर। तो कहीं कुछ था कहीं कुछ था, लैंड नहीं मिलता था। आखिर एक ऐसी पार्टी थी जिसने 17 एग्रीकल्चरिस्ट से लैंड लेकर कंसोलिडेट किया हुआ था, तो वो हमको सूट करता था। वो 30 एकड़ लैंड था प्लेन। हम उसके पास गए तो उसने कहा ले लो। तो उस वक्त 6.5 लाख रुपीस पर 1 एकड़ पर वो लैंड हमने ले लिया। बड़े खुश थे। 17 रजिस्ट्रियां करवाई। अब जब हम वहाँ गए तो क्या देखा कि उस सारे एरिया के बिल्कुल सेंटर में से एक सरकारी सड़क जा रही है, वो मेन रोड से एक गांव में जा रही है। और जब हमने वहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू किया तो गांव के लोग ट्रैक्टर लेकर, बैलगाड़ी लेकर, सिगरेट पीते हुए, ट्रांजिस्टर चलाते उसमें से जा रहे हैं। हम कैसे रोकें उनको कि ये तो पब्लिक रोड है। तो फैसला हुआ कि किसी तरह इसको चेंज करवाओ। अच्छा चेंज करवाओ, तो चेंज होना तो असंभव है, पर हमने कहा बाबा का काम है, ज़रूर होगा। पता लगा कि इसका ऑफिस चंडीगढ़ में है, वहाँ कोई ऑफिसर होते हैं, तो पंचायत ऑफिसर होता है, उसके ऊपर और होते हैं, वहाँ आप जाएंगे तो कुछ करो। हम वहाँ चले गए तो बहन जी को ले गए साथ। अच्छा वाह, चले गए। अब वहां गए, अच्छा अभी थोड़ा और रुकना है। वहाँ गए तो जो पंचायत ऑफिसर होता है ना, उसको थोड़ी सी जुडिशियल यानी कोर्ट भी करता है वो। तो उस वक्त उसके पास कोर्ट चल रही थी। हम और बहन जी अंदर गए तो उसने कहा क्या काम है? हमने कहा दिल्ली से आए। उसने कहा अच्छा बैठो। मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर बहन जी के बगैर कोई जाएगा कोर्ट में तो क्या बोलेंगे, आप कोर्ट में आ गए, बाहर जाइए। लेकिन क्योंकि बहन जी साथ होती है तो वो बहुत नम्र रहते हैं, कहीं भी चले जाओ रिस्पेक्टफुली कहेंगे अच्छा आप बैठिए। अच्छा, इसलिए हम हमेशा बहन जी को साथ लेके जाते हैं, क्योंकि इस संस्था का नाम ब्रह्मा कुमारी संस्था है, ब्रह्मा कुमार नहीं है। अगर इंसल्ट कराना हो तो भाई अकेला चले जाएगा। बहुत स्टोरी है हमारे पास। अच्छा, अब वो आया बाहर, वो बंगाली था। हमने उसको अपनी प्रॉब्लम बताई तो बोला, अच्छा ऑफिसर था, IAS था। बोला कि ये जो पावर है वैसे तो बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन ये चीफ मिनिस्टर कुछ कहे तो हो सकता है। हमने कहा ठीक है,
उस वक्त चीफ मिनिस्टर एक मिस्टर चौटाला होते थे, जिनके लिए मशहूर था कि पैसे लिए बगैर उन्होंने कुछ नहीं करा। अच्छा, अब चौटाला जी के पास जाना था, हम तो काम ही था, तो हम सेंटर में गए, क्लास खुलूस किया, भोजन किया, आ गए चौटाला जी। उन्होंने बोला ये 10-15 मिनट ऑफिस में रहते हैं, बैग की लिफ्ट से आते हैं, बैग की से चले जाते हैं, आप चले जाओ, वेट करो। तो हम दिल्ली का एक लोकल, चंडीगढ़ का भाई और हम बहन जी चले गए। पर चांस ड्रामा होता है, उसका जो पीए था वो माउंट आबू होके आया हुआ था। अभी वो चौटाला जी आए नहीं थे, तो पीए बोला बहन जी क्या काम है, हमने बताया, तो बोला कि अच्छा आप अंदर के कमरे में बैठ जाइए, भीड़ बहुत हो जाएगी, मैं आपको बुला लूँगा। अच्छा, वो मतलब कोऑपरेटिव था। हम अंदर बैठे रहे, वो आया, अचानक हलचल हुई, तो हमने सोचा वो आ गया है, तो हम गए, वो पीए तो बिजी हो गया, बहुत भीड़ थी। फिर भी उसने बहन जी को देखा, तो पहले बोला आपको क्या काम है, तो बहन जी ने उसको चिट्ठी दी, हम लिख के ले गए थे। उसने देखी को दुखी नहीं, अपने पीए को दे दी, कहता अच्छा ठीक है आप जाओ, ये उसका तरीका था। अब पीए को दे दी, हम बाद में उसके पास गए, वो तो जानता था क्योंकि अबू हो के आया था। बोला क्या करूं, तो हमने कहा इस पे ये लिख दो सीन, ये चौटाला जी ने देख लिया, देखा तो है ना उसने, सीन बाय चीफ मिनिस्टर, और साइन करके जिसको वो भेजता वहाँ भेज दो। तो उसने लिख दिया, और एक चीफ सेक्रेटरी होता है उसके पास भेज दिया। अब हमें चीफ सेक्रेटरी से मिलना था, एक दिन रुके, तो फ़ोन किया चीफ सेक्रेटरी के पीए को, ऐसे ऐसे एक लेटर है, बोला कि आप 9:30 शार्प सुबह आ जाना, हम आपको मिलाएंगे। अब आप जानते हैं सेंटर में रह रहे हैं, क्लास किया, नाश्ता किया, नई जगह है, पता नहीं, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते 10 मिनट्स डिले हो गया। अब फिर हमने फॉर्म भरा, ऊपर गए उसके ऑफिस में, तो 15 मिनट लेट हो गए। अब वो पीए था, बहुत तिलक लगाया हुआ, बड़ा भगत लग रहा था, तो बोला कि मैंने तो आपको कहा था 9:30 आओ। अब उनका मीटिंग शुरू हो गया, अब आप बैठो। हम बैठ गए, कितनी देर बैठे, तो बैठना तो ज़रा डिफ़िकल्ट होता है। 2-4-10 मिनट बाद मैंने सोचा मैं हमेशा बहन जी का कार्ड यूज़ करता हूँ, ब्रह्मा कुमारी, ताकि मिलने में और अच्छी जल्दी टाइम देते। तो मैंने जाके बहन जी का कार्ड लेके उसके पीएन को दिया कि अंदर दे दो। उसने बुला लिया, मैंने कहा आओ बहन जी चले। जो ही हम गेट के अंदर एंटर हुए, तो वहीं से उसने, उसका टेबल तो बाद में था, बोलना शुरू किया, क्या कभी सरकारी सड़क चेंज हो सकती है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, और आप चाहे आसमान से जाओ, चाहे सुरंग खोद के जाओ, ये सड़क चेंज नहीं हो। ऐसे बोलता रहा, हम उसके पास पहुंच गए। तो फिर जब हम पहुंच गए, पता नहीं उसको क्या हुआ, बाबा ने टच किया, तो जिस आदमी से वो मीटिंग कर रहा था उसको पूछा क्यों भाई तुम्हारा क्या ख्याल है, ये हमारे स्कीम में नहीं था। अब वो आदमी वही था जो बंगाली IAS था, वो उससे मीटिंग कर रहा था, उसको तो सारी बात पता थी। तो उसने बड़े रिस्पेक्टफुली कहा सर इनसे गलती तो हो गई है, लेकिन ये बहनों की संस्था है, एंटी सोशल एलिमेंट भी होते हैं, ये तो बाउंड्री भी नहीं बना सकेंगे, तो इनका केस कंसिडर करना चाहिए। अच्छा, उसने हमें कहा जाओ। उसके बाद उसने ओके कर दिया कि इसको गवर्नर साइन करेगा तो हो जाएगा। हम तो बड़े खुश हो गए। अब उसके बाद वो फाइनेंस सेक्रेटरी के पास जाता है, तो फाइनेंस सेक्रेटरी ने ऑब्जेक्शन लगा के भेज दिया कि नहीं, हम इनको ज़मीन नहीं दे सकते, क्योंकि गांव वालों का रूट लंबा हो जाएगा, क्योंकि पहले वो हमारी बाउंड्री से जाएंगे, तो क्या ज़रूरत है, हम गांव वालों को 4 बैंड होंगे उसमें, हम ये ज़मीन नहीं दे सकते। ऑब्जेक्शन लगा के भेज दिया। अब मुझे बाबा ने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाया हुआ है, ये सारी दुनिया की बातें मैं समझता हूँ, 17 साल जॉब कराई इसीलिए।
तो जब उसका आया तो हमने फिर उसका जवाब दिया कि देखो गवर्नमेंट को ज़्यादा लैंड मिल जाएगी, है ना, होता है ना, वो तो इसी तरीके से देखते हैं कि ऐसे जाएंगे तो हमारी जितनी लैंड गवर्नमेंट देगी उससे ज़्यादा मिल जाएगी, और हम पक्की सड़क बनवाएंगे, और गवर्नमेंट की तो कच्ची है, बरसात में यूज़ नहीं होती, और हम उसमें बिजली के खंभे लगवाएंगे ताकि वहाँ पेड़ भी लगवाएंगे। इसलिए इसको दोबारा कंसिडर किया जाए, क्योंकि पक्की सड़क होगी तो गांव वालों का जितना टाइम कम लगेगा और भी। लो जी, फिर उन्होंने गवर्नर से साइन होके आ गया कि इनका रूट चेंज किया जाता है। हो गया। अब किसने करवाया? सरकारी सड़क कभी चेंज नहीं होती। अच्छा, अब जब हमारा इनॉग्रेशन हुआ तो अब्दुल कलाम जी ने इनॉग्रेशन करना था, और इस वजह से नियम के अनुसार वहाँ गवर्नर को भी आना था, चीफ मिनिस्टर को भी आना था, वही चौटाला को। अच्छा, अब तो पहले आ जाते हैं, तो पहले गवर्नर तो अच्छा भला आदमी था, तो चीफ मिनिस्टर आया तो उसने आशा बहन को कहा, और जिस उसके साथ वो फाइनेंस सेक्रेटरी भी आया या चीफ सेक्रेटरी आया चौटाला के साथ, तो बोले आखिर आपने गांव वालों की ज़मीन हड़प ली ना, ऐसे बोला उसको आशा बहन। तो आशा बहन ने उसको कहा उठो, और क्लब कार में बिठाया, चलो हमारे साथ। उसको दिखाया कि देखो ये पक्की सड़क है, देखो ये खंभे लगे हुए हैं लाइट के, पेड़ लगे हुए हैं, और देखो हमने अपनी ज़मीन जितनी गवर्नमेंट की ली है उससे ज़्यादा इनको बना के दी। तब उसकी तसल्ली होगी। हमने कहा हम वैल्यूज़ में विश्वास करते हैं। तो इस तरह से वो बाबा ने वो भी काम करा दिया। तो कोई ऐसा काम नहीं है जो रुका हो कभी भी। केवल क्या है, ऊपर से बाबा ये नहीं करता कि आपको हलवा बना के दे दे, आप सीधा ही खा लो। मेहनत आपको उतनी करनी पड़ेगी जितनी दुनिया वालों को, बाबा का लॉ है। लेकिन बाबा ने कुछ मार्जिन रखा होता है जिसके कारण से सब बाबा के काम सफल होते हैं। ठीक है, अब तो आपका टाइम पूरा हो गया। हाँ? अच्छा अच्छा, चलो एक दो बात और सुना देते हैं, थोड़ा पानी पी लूँ। हाँ, अच्छा, ये दो पानी है, फर्क है क्या कुछ? नारियल पानी, नारियल पानी। ये बाद में लाया। अच्छा, ये नारियल पानी, नारियल पानी।